हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज कुमार। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.3 की, जिसमें बोला गया है √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो हमें ये बताइए कि √2 एक अपरिमेय है। आपकी क्लास में हर एक साल आपके बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इनमें कोई ज़्यादा आपको ख़ास मेहनत नहीं करनी होती है, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेड ही टाइप्स हैं। 3-4 विधि हैं जिनसे आपको सवाल आते हैं हर बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सवाल दिया है, सिद्ध करना है कि √2 इज़ इरेशनल। इन विधि को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। ठीक है जी, कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसे कहते हैं। अब करते हैं सॉल्यूशन। जो आता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर and P and Q are co-prime नंबर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम। √2 बराबर होगा P/Q के, क्योंकि कारण क्या होता है, जो हमने क्या कहा है पहले, सबसे पहले हमने इसे प्रूफ करा है कि यह एक रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो रेशनल नंबर होगा वो P/Q की फॉर्म में होगा। सीधी सी बात है। और उसमें क्या बोला है, Q बराबर नहीं होगा 0 के। ये भी हमें पता है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन समझ रखा है। इंट्रोडक्शन से हम बड़ी आराम से इसे बता सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब आपको यहाँ पे क्या, Q बराबर नहीं है 0 के, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें, इस सबसे पहले अब इसमें आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। √2 Q बराबर आएगा P, कोई दिक्कत। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। अब क्या आ गया, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और Q की मल्टीप्लाई जब Q से करेंगे, Q का स्क्वायर बराबर इसी तरीके से आएगा P का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें Q का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर। जो ये 2 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू चल जाएगी इसके नीचे। तो यानी अब हम यहाँ कह सकते हैं P² जो है वो डिवाइजेबल है 2 से। ठीक है, जब हम P का स्क्वायर डिवाइजेबल कैसे कर सकते हैं, तो इसी से हमें ये भी पता चल जाएगा P भी डिवाइजेबल होगा। तो चलो अब लिखते हैं हम, नाउ P² इज डिवाइजेबल बाय 2। सो जब इसीलिए P इज ऑल्सो divisible बाय 2। दैट्स क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी वैल्यू लेंगे। जैसे हमें ये दे रखा है P/2, हमने इसे कोई एक अदर वैल्यू मान लिया C। ठीक है जी, तो यहाँ पे मान लिया लेट अदर नंबर
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे, जो p की वैल्यू निकलेगी 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो p बराबर आ गई, p बराबर आ गया 2c के। ठीक है जी, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, p की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जो हमें p की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे √2q, तो p की वैल्यू हमें क्या दी रखी है, p बराबर में √2q, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, p की जगह 2c रख देंगे, तो 2c बराबर आ जाएगा √2q। ठीक है जी, ये आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। जैसे हमारे पास वैल्यू जो निकली थी वो निकली थी 2c बराबर में √2q, ये निकल गई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, अब जब इस दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2q का स्क्वायर इस तरीके का हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की गुना जब 2 से करेंगे 4c का स्क्वायर। इसी तरीके से √2 का जब करेंगे तो 2q का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी वास्तव में हमारे पास संख्या क्या आ गई, 2c का स्क्वायर बराबर में q का स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा, c का स्क्वायर, क्यों ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस q के नीचे चली जाएगी, तो ये हो गया, ये डिवाइजेबल हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या कहता है ये इक्वेशन क्या कहती है कि q जो है वो डिवाइजेबल है 2 से। जब q का स्क्वायर डिवाइजेबल है 2 से तो q भी डिवाइजेबल होगा। तो चलो लिखते हैं, नाउ q का स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, so q is also divisible by 2। अब हम क्या करेंगे, नाउ q का स्क्वायर q अपॉन में 2 बराबर है d के, यानी अब हमने क्या करा, एक नई वैल्यू मान ली। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, q बराबर आ जाएगा d 2d। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, ये निकल गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, सॉरी ये वाली इक्वेशन नहीं है थर्ड। अब करेंगे हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही और थर्ड इक्वेशन हमारी ये है। तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से करते हैं। सेकंड इक्वेशन p बराबर क्या दे रखी है, 2c, और q बराबर क्या दे रखा है, 2d। p एंड q कैन नॉट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर because p and q are co-prime number। So our assumption was wrong
दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अवर कंक्लूड, यानी कंक्लूड का मतलब हमारा निष्कर्ष, कंक्लूड दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। बस ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। एक बार इस सवाल को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमें और कोई दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले हमें सवाल में क्या कहा गया है कि हमें ये प्रूफ कीजिए कि जो रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। अब इस सवाल को करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हम इन सवाल को जब भी करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की विधि द्वारा या कॉन्ट्राडिक्शन विधि द्वारा इसे हम इन सवालों को करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन विधि क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन विधि इस तरह की होती है जिसमें हम कभी क्या करते हैं, पहले तो उसे सही मानते हैं फिर उसे गलत ठहराते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम उस विधि को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। इसी प्रकार हमने सबसे पहले क्या करा, लेट अस एज्यूम, हम इसने पूछा है अपरिमेय बोला है, इरेशनल नंबर पूछा है, मगर हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। हमने एज्यूम करा कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद चलते हैं आगे क्या करना है, जो इन्हें करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने होंगे, तभी हमारा सवाल बिल्कुल सही निकलेगा और समझ में भी आएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें रूट 2 दिया है, क्योंकि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है, हमने क्या कहा, रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है, मगर हमने क्या माना, रेशनल नंबर माना है। अब आपको पता है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशनल नंबर क्या होंगे, P अपॉन में Q की फॉर्म में होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो रेशनल नंबर होंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है कि ये रेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। और इसमें ये और बात और होती है कि Q जो है बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, जब हम P और Q को डिवाइड करेंगे दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी या तो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट एंड रिक्वायरिंग या रिपीटिंग। ठीक है जी, ऐसी कंडीशन आती है तब हम बोलते हैं कि यह रेशनल नंबर है। तो इसीलिए अब हमने क्या करना है, हमने क्या करा, रूट 2 को P अपॉन में Q के बराबर मान लिया। अब हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई Q की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो यहाँ पे रूट 2 Q बराबर P। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करा, इस वाली वैल्यू का फर्स्ट इक्वेशन का हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा। चलो जी, जब हमने इसका स्क्वायरिंग करा दोनों तरफ तो हमारे पास वैल्यू आई ये रूट 2 का स्क्वायर कर, रूट 2 Q का स्क्वायर P का स्क्वायर, 2 Q का स्क्वायर आ गया और P का स्क्वायर आ गया। तो हमने अभी क्या करें, इस 2 को इसके नीचे लेके चले गए, डिवाइड में लेके चले गए, P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 2। ये ठीक क्लियर हो गया। अब हमें पता चला कि P स्क्वायर जो है वो डिवाइजेबल है 2 से। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ, अब हम लिख सकते हैं नाउ P स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, सो P इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 2। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। नाउ अब हम एक अलग चीज़, अलग कोई वैल्यू मानेंगे, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे C माना है आप C मानोगे, आप अपनी मर्जी से अल्फ़ाबेट में जितनी भी वैल्यू होती हैं उनमें से किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा P अपॉन में 2, ये हमारी वैल्यू कहाँ से निकली, ऊपर से जो यहाँ पे निकली है P, क्योंकि P स्क्वायर अपॉन में 2 है, डिवाइजेबल है, तो P अपॉन में 2 भी तो डिवाइजेबल होगा, तो P अपॉन में 2 बराबर में C। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आया, इससे
2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें c से, तो p बराबर आ गया 2c। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर है और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमें एक वैल्यू प्राप्त होगी। चलो करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर दी हुई है हमें इक्वेशन फर्स्ट, उससे हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। जैसे कि p बराबर √2q आ जाएगा। उसके बाद हमने p की वैल्यू इसमें पुट कर दी 2c बराबर √2q, देखो ये निकली है ना हमारी, ये जो 2c निकली हुई है, तो 2c बराबर √2q आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जो वैल्यू निकली थी 2c बराबर √2q, इसका कर दिया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, 2c का स्क्वायर √2q का स्क्वायर, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4c का स्क्वायर आ जाएगा, 2q का स्क्वायर आ जाएगा, 2c का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, c का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, c का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है जी, q स्क्वायर डिवाइजेबल है तो q भी डिवाइजेबल होगा। तो उसी चीज़ों को हम लाइन को रिपीट करते हैं, ये रिपीट कर दिया हमने। नाउ q स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, q स्क्वायर इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 2। अब हम क्या करेंगे, नाउ q अपॉन में 2 बराबर d, हमने क्या मान लिया, एक नई इक्वेशन मान ली है। अब हम क्या करेंगे आगे, जब हमने इसे d माना है तो आपको पता है कि इसकी q निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने d से, तो q बराबर आ गया हमारे पास d, 2d। ठीक है जी, अब करेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से। सेकंड एंड जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकली है और ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम सवाल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या निकली थी, p बराबर 2c, ये तो है हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन। अब हमें पता है p अपॉन में q है, और p अपॉन में q को हमने क्या माना था, p अपॉन में q को हमने क्या माना था, एक कोप्राइम नंबर माना था, कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम नंबर में हमने क्या कहा था कि कोप्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनके बीच का जो अंतर होता है वो केवल एक रहे। जैसे हमने क्या कहा था, 4 और 3 के ऐसे फैक्टर करो और ये चेक करो कि कोप्राइम नंबर है। अब हम 4 और 3 दे रखा है, अब हमें देखना है कि इसमें कोप्राइम है या नहीं है। तो कोप्राइम नंबर निकालते हैं, कोप्राइम नंबर निकालने है या नहीं है पहचानते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसी तरीके से 3 का कोई फैक्टर होगा नहीं क्योंकि 3 तो 3 से ही जाएगा। तो अब इसमें देखो 4 बराबर 2 गुना 2, 3 बराबर 3 गुना कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं 1 है, तो इसी में मान लेते हैं 1। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल फैक्टर जो निकले इस 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, इस 1 के अलावा केवल एक ही फैक्टर हो और कोई फैक्टर ना हो तो हम कोप्राइम नंबर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है जी, तो अब यही कंडीशन यहाँ पे क्या फॉलो हो रही है, यहाँ पे देखो क्या फॉलो हो रही है, यहाँ पे देखते हैं क्या फॉलो हो रही है। P के अंदर भी कौन फैक्टर 2 निकला हुआ है, Q के अंदर भी 2 कॉमन फैक्टर है, कोप्राइम होने की वजह से इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए थे। ठीक है जी, क्योंकि 1 होता तो चलता, अगर C अपॉन में D आ जाता तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था, तो हम कहते कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन अब यहाँ जब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, यह एक रेशनल नंबर है। P एंड Q कैन नॉट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये गलत हो गया, फैक्टर बिकॉज P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, जो हमें पता है कि PQ जो है कोप्राइम नंबर है, इसलिए इसमें कॉमन फैक्टर 2 नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब इसीलिए हम अब क्या करेंगे, अपनी जो चीज़ें को कहा था हमने, उसे रेशनल नंबर प्रूफ करा था, बताया था या माना था, अब हम उसे ठुकराएंगे, अब उसे हम मना करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। सो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग दैट √2 इज़ ए रेशनल नंबर, अवर कंक्लूड दैट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो हमने क्या पहले इसे √2 को हमने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था, अब हमने क्या कह दिया ये इरेशनल नंबर है।
इसलिए हमारा निष्कर्ष यह है कि यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, हो गया ये। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है जी, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, केवल हमें क्या करना होगा, केवल वैल्यू चेंज करनी होगी, संख्या चेंज करनी होगी, बस और कुछ नहीं करना। चीज़ें वही एज इट इज़ लिखी जाएंगी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यहाँ वहाँ पे क्या करना था, रूट 2 प्रूफ करना है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल करा था, या हम मान लें एक थ्योरम करी थी, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें सवाल करा था, प्रूव दैट रूट 3 इज़ ए इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा हम करेंगे। ठीक है जी, चलो अब इस सवाल को हम करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर and P and Q are co-prime नंबर। अब आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार आपने समझा दिया, जो इंट्रोडक्शन में मैं पहले आराम से समझा दिया। अब आपको केवल सवाल के सॉल्यूशन करना है बस केवल। ठीक है जी, अब हमने क्या करा, रूट 3 बराबर में है P अपॉन में Q के। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, Q की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 Q बराबर में P के। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, अब हम करते हैं रूट 3 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। Q की मल्टीप्लाई Q से करेंगे तो Q का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, Q का स्क्वायर बराबर आ जाएगा P का स्क्वायर अपॉन में 3 के। तो अब ये कंडीशन क्या कह रही है, P का स्क्वायर जो है वो डिवाइजेबल है 3 से। जब P का स्क्वायर डिवाइजेबल होगा तो आपको पता चलेगा कि P भी डिवाइजेबल होगा। ठीक है जी, तो अब हम लिखते हैं नाउ P स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय, सो इसलिए P इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय। अब हम करेंगे नाउ, अगले स्टेप आता है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी हमने केवल P की वैल्यू करी है। ठीक है जी, P के लिए निकाला है। अब हम आगे चलते हैं, हम P अपॉन में 2 जो हमारी वैल्यू निकली थी, P अपॉन में 2 नहीं, सॉरी P अपॉन में, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है जी, यहाँ 3 आ जाएगा। तो P अपॉन में 3 बराबर होगा, हमने वैल्यू मान ली XC। ठीक है जी, लेट अदर नंबर, अब हमने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो P बराबर आ गया हमारा 3C के। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन में P की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, रूट 3 Q बराबर में P के, ये वाली वैल्यू दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में P की जगह हम क्या रखेंगे, 3C। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 3 Q बराबर आ जाएगा 3C के। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बराबर 3C का स्क्वायर। ठीक है जी, अब करेंगे हम
जब रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर 3 की 3 से करेंगे 9c का स्क्वायर। ठीक है जी, हमारी वैल्यू जो निकली थी 3q का स्क्वायर बराबर 9c का स्क्वायर, ये वैल्यू निकली थी हमारी। अब हमने क्या करा, देखो अब इसे काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई q का स्क्वायर बराबर में 3c का स्क्वायर। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें हम क्या कहेंगे कि c स्क्वायर जो है c स्क्वायर बराबर आ जाएगा q का स्क्वायर अपॉन में 3, यानी ये डिवाइजेबल हो जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है जी, 3 जो है इसके नीचे चल जाएगा q अपॉन में q स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि q स्क्वायर जो है वो डिवाइजेबल है 3 से। जब q स्क्वायर डिवाइजेबल है तो q भी डिवाइजेबल होगा। नाउ q स्क्वायर is divisible by 3, so q is also divisible by 3। नाउ q अपॉन में 2 बराबर में हमने एक वैल्यू मानी d। ठीक है ना, अब इसे हमने थर्ड मान लिया। लेट इसे हम नई इक्वेशन मान ले, लेट से या लेट अदर नंबर, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आएगा, q बराबर 2d। ठीक है जी, अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ओ सॉरी, q बराबर यहाँ पे आएगा 3, q बराबर 3, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3d। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, वही फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। चलो अब देखते हैं हम सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है और थर्ड। सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमें p बराबर 3c के, और थर्ड इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, q बराबर 3d के। अब हमने क्या माना था, p अपॉन में q को, p एंड q को कोप्राइम नंबर माना था। ठीक है जी, p एंड q को हमने क्या माना था, कोप्राइम नंबर। जब हमने कोप्राइम नंबर माना था तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था ना, मगर यहाँ पे 3 3 दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि यह एक कोप्राइम नंबर नहीं है। चलो अब हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम यही लाइन लिखनी है, कुछ और चेंज नहीं, जो हम फर्स्ट इक्वेशन में कराई थी वही लाइन आपको रिपीट करनी है, चेंज नहीं करना है। p and q cannot have 2 as common factor because p and q are co-prime number। So our assumption was wrong, that root 2 is a rational, रूट 3 है यहाँ पे, रूट 3 is a rational number। our conclude that root 3 is a irrational number। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि 5 माइनस
रूट थ्री जो है एक अपरिमेय है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो चलते हैं, चलिए जी अब करते हैं हम इस सवाल को। जैसे कि हमें दिया हुआ है सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ये एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं अब, ठीक है। चलो इसमें अब हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल नंबर P and Q are co-prime नंबर। ओके, ये लाइन तो सभी में सेम रहने वाली है, बस केवल यहाँ पर डिजिट चेंज होने वाली है और कुछ भी चेंज नहीं होता इस लाइन में, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट थ्री बराबर होगा P अपॉन में Q के, ठीक है जी, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इधर लेके आ जाएंगे और रूट थ्री को इधर लेके आ जाएंगे। 5 जब हम इसे लेके आएंगे, यहाँ पे क्या साइन दिया हुआ है, प्लस का। जब कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो इसमें प्लस का साइन दिया हुआ है। जब हम इसे उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, P अपॉन में Q। और जब ये माइनस का है और इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री। अब आप गौर से देखो, एक रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन में Q है, और P अपॉन में Q को हमने एज्यूम करा ही है कि P अपॉन में Q जो है कोप्राइम नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेशनल और ये हो गया इरेशनल नंबर। पहले तो हमें यही प्रूफ हो गया कि रेशनल नंबर जो है कभी इरेशनल नंबर के प्रूफ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता 2 बराबर 3 के कैसे हो सकता है, 2 बराबर 3 कैसे हो सकता है, ये प्रूफ कैसे कर दोगे आप, नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से जब रेशनल नंबर इरेशनल के कैसे प्रूफ हो जाएगा, रेशनल नंबर अलग होते हैं, इरेशनल नंबर अलग होते हैं। तो पहले तो हमारा यहीं पर ही बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह एक इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। चलो अब आते हैं हम आगे। इसमें हम अब क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5Q माइनस में P अपॉन में Q बराबर आ जाएगा रूट थ्री। तो आपको ये तो पता ही है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर और ये है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बराबर का साइन नहीं है, ये है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर, और आपको पता है कि रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होते हैं। अब हमें क्या लिखना है, यह चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है जी। ये कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकते, ये तो हमने पहले बता दिया, ठीक है जी। अब हमारा ये निष्कर्ष निकला है कि रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। सो आवर assumption was wrong that 5 minus root 3 is rational number. Our conclude that 5 minus root 3 is irrational number. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। हमें अब ये प्रूफ करना है कि 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7।
चलो करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सो दैट द 3√2 इज इरेशनल नंबर। चलो अब करते हैं इस सवाल को। लेट अस एज्यूम दैट 3√2 is rational number. P and Q are co-prime number. ओके, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। 3√2 बराबर है P अपॉन में Q के, वेयर Q बराबर नहीं है 0 के। अब हम क्या करेंगे, इस √2 को तो एज इट इज़ रखेंगे और 3 को हम इधर ले आएंगे, यानी ये डिवाइड में आ जाएगा। √2 बराबर आ जाएगा P अपॉन में 3Q के। अब हमें पता चल रहा है कि ये वाली संख्या तो दी हुई है हमें इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये वाला दिया हुआ है हमें रेशनल। अब हमें पता है कि इरेशनल जो है वो कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होता है। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट रेशनल number cannot be equal irrational number. This contradicts fact that √2 is an irrational number. So our assumption was wrong, that 3√2 is a rational number. Our conclude that 5√2 is इरेशनल नंबर। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। कहते हैं इनमें जो अब तक हमने समझा कि इसमें सवाल के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। आपको इनसे बाहर किसी भी चीज़ की सपोर्ट मटेरियल की या किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये लिमिटेड सवाल है, ठीक है जी। इन्हें हल करने का आपको प्रयास करना है। इनको 1-2 बार आप करके देख लीजिए, आपको ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। इनमें केवल आपको जो लिखने का तरीका है, कौन सी लाइन कब आनी है, वो ही समझना है और कुछ भी नहीं समझना, ठीक है जी। बस, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके टाइप्स की। पहला तो आपसे केवल एक सवाल आएगा इस तरीके से कि √2 बता दो, √3 बता दो, या √5 बता दो, या √7 बता दो, ऐसा कुछ आ जाएगा पहला। दूसरे में क्या बोलेगा, सवाल क्या आएगा, मल्टीप्लाई में दे देगा कि 7√2 और 3√5 2√7 ऐसी कोई वैल्यू दे देगा। तो ये हो गए मल्टीप्लाई वाले। अब आता है अगला सवाल, तीसरा,
कोई संख्या आपको ऐड करके दे देगा, जैसे 3 प्लस में रूट में 5 या 6 प्लस में रूट में 7 या 6 प्लस में 2 रूट 3, ऐसी कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, चौथा स्टेप, या आपको संख्या दे देगा डिवाइड में। डिवाइड में कैसे, जैसे 1 में रूट 5 या 1 में रूट 2, 1 में रूट में 7, ऐसी संख्या। यही 4 स्टेप हैं, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा आपके पेपर में, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है जी।